आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और मिसअंडरस्टूड कन्फ्लिक्ट्स में से एक पर, जो है इसराइल एंड पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। ये दो मुल्कों की जंग नहीं है और ना ही सिर्फ दो मुल्कों के झगड़े की दास्तान है, बल्कि ये कहानी है जमीन, पहचान, धर्म, राजनीति और इतिहास की। आज की इस वीडियो में हम 1900 से 2026 तक का मुकम्मल सच जानने की कोशिश करेंगे, बगैर नफरत, बगैर किसी प्रोपेगेंडा के, सिर्फ फैक्ट्स और हिस्ट्री को सामने रखकर। इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी, किसी को मुजरिम, किसी को जिम्मेदार बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जानना है कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ। और आज 2026 10 जनवरी और टाइम ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2:31 हो रहे हैं। तो आज तक ये प्रोपोगेंडा, ये लड़ाई झगड़ा क्यों खत्म नहीं हुआ? तो बने रहिए एंड तक। मैं हूं आपका मेजबान, नाम है अहमद। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको वेलकम करता हूं। चैप्टर 1, 1900 से पहले जमीन का सच। 1900 से पहले इसराइल और पैलेस्टीन का टोटल एरिया ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। क्योंकि ओटोमन एम्पायर की वजह से ज्यादातर मेजोरिटी मुसलमान थी, तो इस पूरे इलाके में, इस पूरे एरिया में ज्यादातर लोग मुस्लिम और कुछ क्रिश्चियन और थोड़े से जूस रहते थे। सब लोग इसी जमीन पर रहते थे और ये कोई अलग देश नहीं था और ना ही कोई बॉर्डर था। और इस जमीन को कहा जाता था पैलेस्तीन। यहूदी लोग भी यहाँ रहते थे, लेकिन पॉपुलेशन में माइनॉरिटी थे। चैप्टर 2, जियोनिज्म और जेविश माइग्रेशन। 1800 के एंड में यूरोप में यहूदी लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और इसी वजह से एक मूवमेंट शुरू हुआ, जियोनिज्म। जियोनिज्म का मतलब था यहूदी लोगों के लिए एक सेफ होमलैंड, जहां वो बिना डर के रह सके। उन्होंने अपनी नजर पैलेस्तीन पर रखी क्योंकि ये जमीन उनकी रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। 1900 के बाद यूरोप से यहूदी लोग पैलेस्तीन माइग्रेट करने लगे। शुरू में ये माइग्रेशन छोटी संख्या में थी और जमीन लीगल तरीके से खरीदी जा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लोकल अरब पॉपुलेशन को लगने लगा कि उनका फ्यूचर खतरे में है। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर टूट गई, जिसका नतीजा ये निकला कि पैलेस्तीन आ गया ब्रिटिश कंट्रोल में। और फिर ब्रिटिश ने 1917 में एक लेटर जारी किया जिसे कहा गया बेल्फोर डिक्लेरेशन। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ब्रिटिश पैलेस्तीन में जेविश होमलैंड को सपोर्ट करता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अरब लोगों से भी पहले कहा गया था कि उन्हें आजादी मिलेगी। अब दोनों साइड्स को सिर्फ एक ही जमीन देने का वादा किया गया था, जिसका नतीजा ये निकला कि टेंशन, हंगामे और बहुत सा तशद्दुद। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, हॉलोकॉस्ट के बाद, जेविश माइग्रेशन और तेज हो गई। ब्रिटेन ने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को नहीं संभाल सकते और ये सारा मामला गया यूनाइटेड नेशन के पास। 1947 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान दिया, पार्टीशन प्लान। इस प्लान के हिसाब से एक जेविश स्टेट, एक अरब स्टेट और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी। जेविश लीडर्स ने इस प्लान को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लोगों ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टिल ये जमीन हमारी है और हमसे बगैर पूछे ये जमीन बांट दी गई। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है जैसे आपके घर का कोई आकर दरवाजा खटखटाए और जब आप दरवाजा खोलने के लिए जाएं तो सामने 3 लड़के खड़े हों। उनमें से एक लड़का बोलकर कहे कि भाई ऐसा करो, अपने घर के 3 हिस्से करो, उनमें से 2 हिस्से इन दोनों लड़कों को एक एक दे दो और बाकी का एक हिस्सा तुम खुद रख लो। तो आप उनसे क्या कहोगे? तो इसी तरह अरब लोगों को भी 600 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था इस जमीन पर हुकूमत करते और इसी वजह से वो ये जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और आया 1948 और अब इसराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था और इस फैसले के फौरन बाद ही आसपास के अरब देशों के साथ एक जंग शुरू हो गई और लकीली इसराइल इस वॉर को जीत गया और पैलेस्तीन एक कंट्री नहीं बन सका और इसी वजह से 7 लाख से भी ज्यादा अरब पैलेस्तीनियन अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ट्रेजेडी को कहा जाता है नकबा, जिसका मतलब होता है तबाही। ये दर्द आज भी पैलेस्टीनियन सोसाइटी में जिंदा है। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम। हाँ, अभी मुझे ये नाम सही तरीके से याद हो गया है। मैं इसे जेरूसलम कह रहा था और ये असल में जेरूसलम है। आई एम सॉरी। और फिर यहीं से शुरू हुआ मिलिट्री ऑक्यूपेशन का दौर और यहीं से पैलेस्टीनियन बगैर अपने देश के, बगैर पूरी आजादी के जीने लगे। यहीं से ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा गहरा होता गया और फिर से वक्त गुजरता गया और आया 1987 जिसमें आई फर्स्ट इंतिफादा, पैलेस्टीनियन लोगों का मास प्रोटेस्ट। इसके बाद 1990s में हुई ओस्लो पीस टॉक्स। दुनिया को लगा कि अब फाइनली शांति होगी, लेकिन
ट्रस्ट नहीं बना, बॉर्डर्स क्लियर नहीं हुए, जेरूसलम का इशू अनसॉल्व्ड रहा, पीस टॉक्स फेल हो गई और फिर से वक्त गुजरता गया और आया 2000। गाजा में हमास का कंट्रोल, इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स और रिपीटेड क्लैशेस, सिविलियंस दोनों साइड से सफर करते रहे। आज भी पैलेस्तीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। इसराइल सिक्योरिटी के नाम पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है और इसी वजह से मासूम लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं और ज्यादातर लोग तो मारे जाते हैं। आपको बेहतर पता ही है क्या नहीं, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ सोल्जर्स का नहीं है, ये आम लोगों का दर्द है। मेरे अजीजों, इसराइल और पैलेस्तीन के कन्फ्लिक्ट को सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में समझना गलत है। यहाँ हिस्ट्री भी है, ट्रॉमा भी है, गलतियां भी हैं और सबसे बढ़कर इंसान भी हैं। शांति और सुकून तभी आएगा जब ह्यूमैनिटी, डायलॉग और जस्टिस को प्रायोरिटी मिलेगी। इस वीडियो का मकसद नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ समझ बढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा था कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँचा है। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आपका मेजबान नाम है अहमद और बहुत जल्द मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, और जाते जाते माइक वो पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी और मतलब इसी तरीके से बनाना पड़ा, तो आई एम सॉरी, आपको इस तरीके से वॉइस को मैनेज करना पड़ा। तो बैटर मिलते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, अमन में रहें और लड़ाई झगड़ा फिर से शोर।